गुड मॉर्निंग सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम दिल्ली सल्तनत का पार्ट पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड बलबन को पढ़ लिया था। तत्पश्चात हमने खिलजी वंश को पढ़ा था और खिलजी वंश के बाद हमने जलालुद्दीन खिलजी वाला जो पार्ट था वो पढ़ लिया था। हम अलाउद्दीन खिलजी के अंदर आ गए थे और अब जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो था इसकी ज़्यादातर विजय राजस्थान के अंदर होती है। और राजस्थान के अंदर ये क्या करता है, सबसे पहले 1301 के अंदर हमारा अजमेर की जो शाखा थी, चौहानों की जो शाखा थी, उसकी एक शाखा थी रणथंभौर शाखा। रणथंभौर शाखा के अंदर उस समय ये जलालुद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आया था तो जलालुद्दीन खिलजी का एक सपना था कि रणथंभौर दुर्ग को विजित करना, और उसी के कारण बताते हैं कि अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत ये रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है। लेकिन इसके अलग अलग वक्तव्य अपने को देखने को मिलते हैं। इसके सर्वप्रथम अगर अपन बात करते हैं तो एक पुस्तक है हमीर महाकाव्य। देखिए, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जो एक ग्रंथ है वो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो महाकाव्य है वो हमीर हट, हमीर हट जो वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा हुआ है। एक तीसरा ग्रंथ भी मिलता है हमें, हमीर रासो, हमीर रासो जो कि जोधराज के द्वारा लिखा गया है। यानी ये जो ग्रंथ है वो हमें रणथंभौर के इतिहास के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बारे में हमें जो जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर एक रियासत हुआ करती थी चौहानों की, और वो शाखा थी चौहानों की रणथंभौर शाखा। रणथंभौर वर्तमान में सवाई माधोपुर में है, जिसकी स्थापना सवाई माधो सिंह ने की थी। जयपुर के ये वंशज थे। तो रणथंभौर की जो शाखा थी, देखिए ये दिल्ली वाला क्षेत्र, यहाँ दिल्ली, और दिल्ली के अंदर किसकी सत्ता स्थापित थी, खिलजी की। यानी खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, वो यहाँ पर शासन कर रहा था। तो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन इसके जो ये ग्रंथ है वो हमें अलग अलग जानकारियाँ प्रोवाइड करवाते हैं। इसका एक कारण तो अपन ये मान सकते हैं कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर अटैक किया था, आक्रमण किया था, तब ये बात कही थी कि ऐसे 10 दुर्ग मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चल रहा था कि जिस दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया, अगर तू भी उस दुर्ग को नहीं जीत पाएगा तो कहीं ना कहीं तेरी इज्जत की जो बात आएगी, यानी तेरे को ये दुर्ग जीतना ही जीतना है। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि हमीर महाकाव्य ये जो ग्रंथ है, नयन चंद्र सूरी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के जब ऊपर आक्रमण किया था तो इसका एक कारण था। वो कारण क्या था, जैसे आप भारत का अगर मानचित्र पढ़ोगे तो दिल्ली इस वाला क्षेत्र, रणथंभौर यहाँ पर गुजरात। यानी एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुग खां एंड नुसरत खां को, उल्लुग खां एंड नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। तो वहाँ पर उल्लुग खां ने और नुसरत खां ने बताते हैं कि आक्रमण करके अनेक प्रकार की धन संपदा को हासिल किया। जब धन संपदा को हासिल किया तब बताते हैं कि ये यहाँ पर गुजरात के पास वो लूटी हुई धन संपदा का बंटवारा कर रहे थे। तभी उल्लुग खां, नुसरत खां और तीसरा व्यक्ति था मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह मंगोल था। बताते हैं कि धन के बंटवारे को लेकर उल्लुग खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह के मध्य क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। इसमें बताया जाता है कि मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं पूरे धन का आधा हिस्सा लूँगा, जबकि उल्लुग खां और नुसरत खां ने उस धन को देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और इसी बात को लेकर बताते हैं कि मोहम्मद शाह
एक बड़ी धनराशि यहाँ से लेकर रणथंभौर के शासक हमीरदेव के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? हमीरदेव के पास। हमीरदेव रणथंभौर शाखा का बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही साहसी शासक था। और इसके अपन पता लगा सकते हैं कि हमीरदेव ने कुल 17 युद्ध लड़े थे। इन 17 युद्धों में उसने 16 युद्धों के अंदर विजय हासिल की थी। और 17वां जो युद्ध होगा वो अलाउद्दीन खिलजी का और हमीरदेव का होगा। और इसी युद्ध में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, यानी ये केसरिया कर लेगा। तो होता क्या है कि हमीरदेव, इसकी पत्नी रंग देवी और एक इसकी पुत्री थी पद्मला। हमीरदेव की एकमात्र पुत्री थी पद्मला। और पद्मला की याद में या पद्मला के लिए हमीरदेव ने रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक तालाब बनवाया था। उस तालाब का नाम भी क्या है? पद्मला तालाब। तो होता क्या है, उलुग खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह के मध्य जब युद्ध का बंटवारा होता है, युद्ध के सामान को लेकर जब बंटवारा कर रहे होते हैं, दोनों के मध्य लड़ाई हो जाती है। मोहम्मद शाह भागकर किसके पास आ जाता है? हमीरदेव के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? हमीरदेव के पास आ जाता है। और हमीरदेव उस समय बताते हैं कि कोटि यंजन यज्ञ कर रहा था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोटि यंजन यज्ञ जो प्राचीन समय में अश्वमेध यज्ञ होता था, उसी की तरह होता था। और इसके अंतर्गत हमीरदेव ने मुनिव्रत धारण कर रखा था। मुनिव्रत धारण कर रखा था, यानी ये इस समय किसी के साथ नहीं वार्तालाप कर रहा था। तो बताते हैं कि मोहम्मद शाह यहाँ से भागकर इसके पास आ गया। उलुग खां और नुसरत खां ने ये बात जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बताई। तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक लेटर भेजा, एक पत्र भेजा, वार्तालाप पत्र, और हमीरदेव को बोला कि आपके पास मेरा एक विश्वासघाती सेनापति आया हुआ है, आप उसको लौटा दीजिए। जबकि वो लौटाने से क्या कर देता है? मना कर देता है। तो एक कारण तो ये बताया जाता है, और ये कारण बताता कौन है? नैन चंद्र सूरी बताता है। और ये पुस्तक का क्या नाम है? हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी तो ये कारण बताएगा। जबकि एक दूसरी पुस्तक है हमीर हट, जिसका लेखक है नैन चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर इसके युद्ध का एक कारण और बताता है, वो कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिसका नाम चिमना या ची माता भी बताया जाता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम चिमना या ची माता। ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी ची माता और मोहम्मद शाह के मध्य अवैध संबंध थे। यानी ये एक दूसरे से प्रेम करते थे। मोहम्मद शाह और ची माता एक दूसरे से प्रेम करते थे। और जब इस बात का, यानी इस प्रेम प्रसंग की घटना का जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, तो वो मोहम्मद शाह के पास जाता है और बोलता है कि ये इसका वैसे विश्वसनीय सेनापति था, और बोलता है कि अगर मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, तो जिस लड़की से, जिस औरत से विवाह करना चाहता है, तो दिल्ली सल्तनत का ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे घर के अंदर रहकर तुझे इस प्रकार के कार्य करने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता। और तभी ऐसा भी माना जाता है कि ची माता और मोहम्मद शाह दोनों एक गुट बना रहे थे, एक योजना बना रहे थे कि कभी एक समय देखकर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कर देंगे, उसको मार देंगे। उसके पश्चात आप जो हो दिल्ली के सुल्तान बन जाना, और मैं आपकी क्या बन जाऊंगी? बेगम बन जाऊंगी। इस बात की भनक अलाउद्दीन खिलजी को लगी। तो ये दोनों व्यक्ति, यानी दोनों प्रेमी एंड प्रेमिका भागकर किसके पास आ जाते हैं? हमीरदेव के पास आ जाते हैं। हमीरदेव के पास जब ये आए, तब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने फिर एक पत्र भेजा और कहा कि आपके पास मेरे 2 सेनापति या मेरी पत्नी आई हुई है, उनको आप भेजिए। तो हमीरदेव क्या कर देता है? मना कर देता है। हमीरदेव जब मना करता है तो इन दोनों के मध्य अब युद्ध लाजमी है। तो ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी
उधर से हमीरदेव ने धर्म सिंह व भीम सिंह के नेतृत्व में धर्म सिंह व भीम सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। दोनों के मध्य बनास नदी जिसका उद्गम राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से होता है, जिसे चंदन नदी कहा जाता है। बनास नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा जाता है। तो बताया जाता है कि राजपूती सेना ने बड़े पराक्रम से ये युद्ध लड़ रहे थे। तभी क्या होता है कि लड़ते लड़ते एक तरफ भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह इस युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। जैसे ही भीम सिंह की मृत्यु होती है, धर्म सिंह पीछे से आकर नुसरत खां की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। यानी रणथंभौर के जो लड़ाई लड़ी जा रही थी धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में, उधर उलुग खां और नुसरत खां, इधर इनका सेनापति भीम सिंह मारा गया, उधर से नुसरत खां मारा गया। तब उलुग खां अपने जो साथी था उसकी हत्या हो जाती है तो थोड़ा नर्वस हो जाता है। लेकिन तभी अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना लेकर इसके पास आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब एक बड़ी सेना लेके आया तो बताते हैं कि इसका जो घेरा है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, और लंबे समय तक घेरा रहने के कारण बताते हैं कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर खाने की भी कमी आ गई थी। किसकी कमी आ गई थी, खाने की कमी आ गई थी। यानी यहाँ पर अमीर खुसरो एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो ऐसा बताता है कि यहाँ पर राजपूती जो लोग हैं वो भूखे मर रहे थे। यानी 2 सोने के सिक्के के बदले अनाज का एक दाना भी उनको नसीब नहीं हो रहा था। तभी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी छल कपट का सहारा लेता है। अलाउद्दीन खिलजी छल कपट का सहारा लेता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, जबकि मैं तो यहाँ पर संधि करने के लिए आया हूँ। क्या करने के लिए आया हूँ, संधि करने के लिए आया हूँ। जब संधि की बात कहता है तब हमीरदेव ने अपने 2 सेनापति रणमल व रत्तीपाल को यहाँ पर भेजता है। जो क्या हुआ कि रणमल व रत्तीपाल को उसने अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा कि आप संधि की वार्तालाप करके आओ। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को लालच दे दिया। यानी रणमल व रत्तीपाल को क्या दे दिया, लालच दे दिया, और कहा कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद मैं यहाँ का जो सेनापति है, जो यहाँ का साम्राज्य है, वो आप दोनों को सौंप दूंगा। तभी क्या हुआ, रणमल व रत्तीपाल ने जो दुर्ग था जिसकी घेराबंदी 8 माह तक चल रही थी, उसके गुप्त रास्ते बतला दिए। गुप्त रास्ते बतलाने के कारण सारी की सारी जो मुस्लिम सेना थी, दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी, वो दुर्ग के अंदर घुस गई। तभी राजपूतों के अंदर एक प्रथा होती है, देखिए, एक होता है केसरिया, दूसरा होता है जौहर। जब केसरिया व जौहर दोनों साथ में होते हैं तब कहलाता है साका। देखिए मैं आपको ये तीनों बता देता हूँ क्या क्या होता है। केसरिया क्या होता है, अक्सर राजपूती लोग क्या करते थे कि राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो वास्तव में क्या होते थे, मतलब अपनी आन बान और शान के लिए लड़ते थे। यही कारण था कि राजपूती लोग युद्ध में भागने की बजाय, यानी जो राजपूती लोग होते थे वो युद्ध में भागने की बजाय क्या करते थे, युद्ध में वीरगति को प्राप्त करते थे, अपना क्षत्रिय धर्म मानते थे। युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना वो अपना क्या मानते थे, धर्म मानते थे। और इसी के कारण हुआ क्या कि हमीरदेव ने अपनी स्थिति कमज़ोर मानकर उसने सोचा कि अब हम शायद युद्ध हार जाएंगे। अपनी हार को स्वीकार करते हुए क्या करता है कि युद्ध के मैदान में केसरिया रंग का साफा पहनकर या केसरिया कलर की पगड़ी पहनकर ये युद्ध के मैदान में कूद जाते थे। तब जो सामने वाली जो सेना होती थी उसको आभास हो जाता था कि अब ये जो राजा है या तो मारेगा या मरेगा। तब क्या हुआ, हमीरदेव केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर युद्ध के मैदान में गया। तब लड़ते 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 वीरगति को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। जब राजा वीरगति को प्राप्त हो जाता था तब रानियां क्या करती थी, अपने
सतीत्व की रक्षा करते हुए, अपने स्त्रीत्व की रक्षा करते हुए वो किसी दूसरे के हाथों या दूसरे की बहू बनने की बजाय अपने आप को वो अग्नि के या जल के हवाले कर देती थी। यानी ऐसा माना, ऐसी किंवदंती है कि जैसे सपोज करिए रणथंभौर दुर्ग के ऊपर अगर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया तो अब यहाँ पर जितने भी जो प्रजा है, जितना भी क्षेत्र है, उसके ऊपर अब हुकूमत किसकी चलेगी? अलाउद्दीन खिलजी की चलेगी। अब वो अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ही गंदा सम्राट था। वो क्या करता था, जब भी किसी क्षेत्र को विजिट करता, वहाँ के बच्चों को, उनकी बीवियों को अपनी बीवी बना लेता। तो वहाँ पर बताते हैं कि जो रंग देवी थी उसने क्या कर लिया था, जल जौहर कर लिया था। तब उसकी एकमात्र पुत्री जो जीवित बची थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी के बैत से जो पद्मला तालाब बनवाया था अमीर देव ने, उसमें कूद कर अपने स्त्रीत्व की या अपने राजपूती होने का क्या देती है, परिचय देती है। बताते हैं कि 1301 के अंदर ये घटना घटी थी और 1301 के अंदर ये जब ये घटना घटी थी तो ये राजस्थान का प्रथम शाका कहलाता है। राजस्थान का क्या कहलाता है, प्रथम शाका। यानी शाका अब क्या हुआ, देखिए अमीरदेव ने केसरिया कर लिया, यानी युद्ध के मैदान में केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर, केसरिया रंग का साफा पहनकर युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ। क्या कहलाया, केसरिया। राजा की मृत्यु के बाद रानी ने जल जोर या अग्नि जोर किया, वो भी मर गई, वो क्या कहलाता है, जौहर। जब दोनों ये क्रियाएं साथ में होगी तो क्या कहलाएगा, शाका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शाका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शाका। अब एग्जाम में प्रश्न पूछे तो राजस्थान का प्रथम शाका तो रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। प्रथम जल शाका तो रणथंभौर दुर्ग। इसमें किसने जल जोर किया, तो पद्मला ने और रंगदेवी ने। इसमें केसरिया किसने किया, अमीरदेव ने। और राजस्थान के प्रथम की, क्योंकि प्रथम जो होता है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो घटनाएं जैसे पहला क्या होता है, पहला कौन, फर्स्ट कौन, तो ये चीज़ें जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बताते हैं कि मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। तब रणमल व रत्तीपाल को बुलाया गया। रणमल व रत्तीपाल को बुलाया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को शासन देने की बजाय उसको ये लगा कि जब एक स्वाभिमानी राजा था अमीरदेव, ये उसके नहीं हो सके तो तेरे कहाँ होंगे। इन दोनों को ये मरवा देता है। तब चिमना और मोहम्मद शाह को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी उनसे पूछता है कि मोहम्मद शाह, अगर मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूं तो तू क्या कार्य करेगा। तब मोहम्मद शाह ने कहा कि अगर मैं जिंदा बचा तो एक सैनिक शक्ति का विकास करूंगा और सबसे पहले तुझे मारूंगा, और मारने के बाद अमीरदेव के किसी एक वंश को मैं रणथंभौर दुर्ग का क्या बनाऊंगा, शासक बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। तब बताते हैं कि चीमाता को और मोहम्मद शाह दोनों को हाथी से ये कुचलवा देता है। क्या करता है, कुचलवा देता है। अब क्या हुआ, नंबर 2, यहाँ पर अमीर खुसरो ने एक बात कही थी। अमीर खुसरो जो इसके साथ था, जिसने सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो जिसे तोता ए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है, जिसने सितार का आविष्कार किया था। इसने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया, घर हो गया। यानी आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया, घर हो गया। इस्लाम का घर हो गया। ऐसे ये कमेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं कि अमीरदेव ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। अमीरदेव ने कुल 32 वर्षों तक शासन किया था, और 32 वर्षों तक शासन करने के कारण इसने अपने पिता की याद में, इसके पिता का नाम था जयसिंह, इसने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी, देखिए छतरी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर दुर्ग में। और ऑप्शन में अगर रणथंभौर दुर्ग न हो तो मिल जाएगा सवाई माधोपुर। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, रणथंभौर दुर्ग में या
सवाई माधोपुर में, जिसे कहा जाता है न्याय की छतरी। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। यानी इसे न्याय की छतरी इसलिए बोलते हैं कि रणथंभौर बोरदुर्ग इस छतरी में बैठकर क्या करता था? न्याय करता था, जो किसकी याद में बनवाई गई थी? अपने पिता जयसिंह की याद में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेवाड़ में रतन सिंह वाला, क्योंकि ये अब क्या करेगा, यहीं से शुरू कर देगा। 1301 रणथंभौर, उसके बाद 1303 मेवाड़ चित्तौड़गढ़ वाला, फिर 1308 में सिवाना, 1311 में ये फिर जालौर चला जाएगा। ये इनका क्रमबद्ध धन अपन पढ़ेंगे बारी बारी से। अगर वीडियो में कोई दिक्कत लगे तो आप क्वेश्चन डाल देना, मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।